नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं जो इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के बारे में ध्यान रखी जाने वाली कुछ बातें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, जैसे आप सभी को पता है कि 3-4 दिन पहले कॉलेज व्याख्याता यानी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का जो परिणाम आउट हुआ है, उसके बाद में विद्यार्थियों के फ़ोन करो मैसेजेस आए कि सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू की तैयारी करवा दो। तो देखिए, इंटरव्यू में 2-4-5 बातें होती हैं, वो मैं आपको बतला देता हूँ। साधारण भाषा में अगर देखा जाए तो इंटरव्यू का जो मतलब होता है वो ध्यान रखिएगा कि बातचीत। साक्षात्कार में अपने साथ में क्या होती है, बातचीत होती है। सामने वाला अपन से पूछता है, अपन उसके जवाब दे देते हैं। ठीक है, ये तो साधारण भाषा की बात है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो इंटरव्यू के दौरान वो होती है कि आप जो हैं सबसे पहले, जैसे आपका मान लीजिए कल सुबह आपका इंटरव्यू है, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सुबह इंटरव्यू होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल संयम से, बिल्कुल धैर्य से, बिना घबराए आराम से इंटरव्यू के लिए जाना है। जैसे ही आप इंटरव्यू कक्ष यानी जिस कमरे में आपका इंटरव्यू होना है वहाँ पर जाओगे तो सबसे पहले दाखिल होने के लिए आपको अनुमति बहुत ज़रूरी है लेनी। यूँ ही नहीं घुस जाना है बिना पूछे। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, ये छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और इंटरव्यू में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का। तो आराम से उनसे अनुमति लेनी है कि मे आई कमिंग सर, या फिर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपको यूँ बोलना चाहिए कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। तो सामने जवाब आएगा कि आप अंदर आ सकते हो। जैसे ही आप दाखिल हुए, कमरे में गए, अंदर गए, फिर आपको क्या करना है, 5, 10, 20 या 30 सेकंड तक आप वहाँ पर खड़े रहना चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं है। या तो वो तुरंत आपको बोल देंगे कि शट डाउन यानी आप बैठ सकते हो, या आप पूछ भी सकते हो। आपको ये अधिकार है, बिल्कुल अधिकार के माध्यम से आप पूछ सकते हो कि क्या सर मैं बैठ सकता हूँ। ठीक है, आप बैठ गए। अब वहाँ पर आप जैसे ही अंदर जाते हो, आपका बैठने का तरीका, आपका वहाँ पर जो 2-4-5 मिनट की जो एक्टिविटीज़ जो होती है ना, वो बहुत मायने रखती हैं कि आप किस तरह से आए हैं, किस तरह के आपने कपड़े पहन रखे हैं। बहुत ही मतलब इतनी ज़्यादा तड़क भड़क भी नहीं, परंतु अच्छे से कपड़े पहन के जाने हैं। दूसरी बात, कपड़े जो हों उनके प्रेस होने चाहिए। जैसे कोई पुरुष विद्यार्थी है तो अंडर सेटिंग वगैरह करके बढ़िया अच्छे से प्रेस व्रेस करके, ज़्यादा तड़क भड़क वाले नहीं, बिल्कुल अच्छेपन दिखने में अच्छा होना चाहिए। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू होता है ना, इसमें ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो आपको अच्छे कपड़े पहन के जाने हैं, आराम से बैठना है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर महिला विद्यार्थी हैं तो आराम से सलवार सूट वगैरह है, साड़ी जो जो भी पहनती हैं वो अच्छी से पहन के जाना है। ये नहीं है कि चुन्नी इधर खिसक रही है, वो जा रही है, वो घूम रही है, ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और घबराना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपको इंटरव्यू मतलब है मौखिक नहीं देना है। आप शिक्षक लाइन में जा रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एक शिक्षक वर्ग की सबसे उच्च कोटि का अच्छा पद होता है, आप सभी जानते हैं। तो उसके लिए आपको क्या है कि लिखित इंटरव्यू देना है। यानी मतलब कहने का मेरा मतलब है कि वो आपसे पूछें और आप सीधे बताना नहीं है उनको। जैसे साधारण सी मैं आपको चर्चा करूंगा कि जैसे आपको इतना ही पूछा, व्याकरण का छोटा सा टॉपिक साधारण से शुरू करते हैं वो इंटरव्यू को, फिर वो जटिल विद्यार्थी खुद बना देता है उसको। वो कैसे बनाता है उस बात की भी अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, वो आपसे व्याकरण का साधारण सा प्रश्न पूछते हैं कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। इतना ही प्रश्न पूछा, आपका बिल्कुल सटीक सीधा सा जवाब होना चाहिए, मतलब 44 होती है। बात खत्म कि सर वर्णों की संख्या 44 होती है। अब इसके बाद में अगर अगला आपसे कुछ भी नहीं पूछे वर्ण के बारे में, या फिर सीधा वो आ जाए स्वर पे, या फिर सीधा आ जाए व्यंजन पे, या फिर संज्ञा सर्वनाम संधि, कुछ पे भी आ सकता है वो, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। और यहाँ पर विद्यार्थी इसको जटिल कैसे बनाता है देखिएगा। वो करेगा कि सर 44 होते हैं, देखो 11 तो सर इसमें होते हैं स्वर, वो खुद बना देगा इसको। स्वर होते हैं सर 11 और व्यंजन होते हैं सर 33। इनको अपन जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए, 44। जबकि अगले ने पूछा ही नहीं है ये। वो नहीं पूछता तो आपको जवाब नहीं देना है, जितना पूछा उतना ही देना है। समझ रहे हो मेरी बात को। इसके अलावा कोई बात नहीं है, अगर आपको स्वरों की संख्या याद ही नहीं है, हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको याद हो उस समय, तो आप मना भी कर सकते हो कि सर मुझे नहीं मालूम, बात खत्म। ठीक है। अब ये नहीं है कि आपको प्रश्न भी नहीं आ रहा और आप वहां पे ज्ञान देने कि नहीं सर स्वरों की संख्या मैंने 56 पढ़ी है, मैंने 52 पढ़ी है, मैंने 22 पढ़ी है, 33 पढ़ी है।
ऐसे बहुत से विद्यार्थी ऐसी हरकतें कर देते हैं और या फिर वो घबरा जाते हैं कि सर स्वर व्यंजन ये समझ में नहीं आया। ऐसे बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, आराम से जितना है उतना ही आपको जवाब देना है, ठीक है। अगर कोई अगला प्रश्न आपसे पुटअप करे कि कोई यूं ही शब्द बोल दे कि बेटा गणेश कौन सी संधि है, ठीक है, साधारण सा शब्द बोलेगा कि गणेश में बताओ बेटा कौन सी संधि है, तो आपको क्या करना है कि इसमें सीधा सा बता देना है सर गुण संधि है। अब ये नहीं है कि इसका आप संधि विच्छेद करने लग जाओ, सर जो गण जोड़ ईस होता है, ए और ई मिलके ए बन जाते हैं, इसको ये जोड़ेंगे तो ये आई में बदल जाता है। ये फालतू का ज्ञान वहां पर बिल्कुल नहीं चलेगा और देना भी मत। अगर ऐसे ज्ञान देने लगे हैं तो वो इसी गणेश के चक्कर में आपको और भी ज्यादा नीचे ले जाएगा, बहुत गहराई में ले जाएगा और आप वहां से खींच करके बाहर भी नहीं आओगे और आपका मोरल है वो डाउन हो जाएगा। एक प्रश्न नहीं आता तो ये समझिएगा साक्षात्कार के दौरान है कि एक प्रश्न का अगर अपन को जवाब नहीं आ रहा है, अपन ने अगर बाय द वे गलत दे दिया, समझ रहे हो ना बात को, तो क्या होगा कि अपना मोरल डाउन हो जाएगा, अपना मनोबल है वो डाउन हो जाएगा और अपन यहीं पर दब जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है साक्षात्कार के दौरान वो होती है अपने आप का कॉन्फिडेंस। अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ा के रखना है, पूर्ण कॉन्फिडेंस से। अब समझिए कॉन्फिडेंस में अगर आपके प्रश्न मान लो बाय द वे गलती से निकल गया आपके कि स्वरों की संख्या मान लो उसने पूछा और आपने 52 आपके निकल गई मुंह से ऐसे यूं ही। अब सामने वाला कहा कि बेटा मैंने तो 44 से सुनी है कि 11 स्वर होते हैं और 33 वर्ण होते व्यंजन होते हैं, 44 संख्या होती है, अब 52 कैसे बता रहे हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बातचीत ही तो कर रहे हैं वो अपन से, कहते हैं। तो आपको अपना तर्क यहाँ पे देना बहुत ही जरूरी है कि सर हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है कि 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 44, परंतु इसमें भी देखिएगा सर 2 उत्तक्षिप्त वर्ण होते हैं, 2 अयोगवाही होते हैं और 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। इस प्रकार से इनको अगर आप जोड़ेंगे तो टोटली कितने हो जाएंगे, ये 52 हो जाएंगे। अनुस्वार अनुनासिक वगैरह उन सभी को अगर अपन जोड़ते हैं तो टोटल के टोटल कितने हो जाते हैं, ये 52 हो जाते हैं। तो आप अपना जो तर्क है ना वो इस हिसाब से कि हाँ सर आप बिल्कुल सही हैं, हो सकता है कि आप सही बता रहे हैं, बिल्कुल आप मुझसे ज़्यादा अनुभव रखते हैं, आपको काफ़ी अनुभव है पढ़ाने पढ़ने का, परंतु मैंने जो पढ़ा है वो भी सर मेरा तर्क भी ठीक ठीक बैठता है और आप जो उचित समझे वही सही है, ठीक है। अब वहां पर जिद नहीं करनी है कि देखो मैं सही बता रहा हूं सर आप गलत बता रहे हो, आपने ये नहीं जोड़ा, आपने वो नहीं जोड़ा, इस प्रकार का तर्क वितर्क अपन को बिल्कुल भी नहीं करना है। समझ गए बात को? इस प्रकार से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब वो व्याकरण से मैंने आपको बता दी, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हो सकता है वहां पर कोई समास वगैरह का शब्द भी अगला पूछ सकता है, हो सकता है आपको सर्वनाम वगैरह में से पूछ सकता है, किसी में भी से पूछ सकता है क्योंकि वो स्वतंत्र है। अब आते हैं दूसरी बात, महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात इसमें ये होती है, ध्यान रखिएगा, आप हिंदी के विद्यार्थी हैं इसलिए खास तौर से इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी आप लिखो वहां पर जो भी लिखो तो बिल्कुल सीधी लाइन में लिखना है आपको, बिल्कुल सीधी लाइन में, ठीक है ना, क्योंकि लिखित इंटरव्यू देना आपको, तो बिल्कुल सीधी लाइन चलनी चाहिए, बिल्कुल आराम से लिखना है। ये नहीं कि आप यहाँ पे लिख रहे हो और आपका हाथ इस प्रकार से थर 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 कांप रहा है, बिल्कुल नहीं चलेगा, वहीं पर फंस जाओगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सीधी लाइन में। ये नहीं है कि आपने लाइन यहाँ से शुरू की और ये यहाँ पर आ गई, है ना, होता है ना ऐसा ऐसा। दूसरी बात, वहां पर बोर्ड पे खड़े होने की सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है, आप बोर्ड पे कैसे खड़े होते हो वहां पर जाके, वो नोट करते हैं एक एक चीज। यूं घूम गए, यूं लिखना शुरू कर दिया ना तो समझ लेना गई भैंस पानी में, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। यूं नहीं घूमना है बिल्कुल भी, यूं खड़ा होना है, देख रहे हो, आराम से आप देख सकते हो, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपन बिल्कुल नॉर्मल में आप के जैसा ही मैं हूं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आराम से यूं लिखना है आपको, ठीक है। ऐसे ऐसे अगर लिखोगे आप तो इधर आप खड़े हो, इधर आराम से आपका हाथ चल रहा है और हाथ के साथ साथ धीरे 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 आराम से। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आराम से जो जितना पूछे उतना ही जवाब देना। ये तो हो गई मतलब व्याकरण की बातें। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा साहित्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछता है साहित्य में कि भैया भक्तिकाल की कितनी धाराएं हैं, सीधा सीधा पूछता है, तो आपको सीधा साधारण सा जवाब देना है, सर 2 धाराएं हैं, आचार्य शुक्ल ने निर्गुण और सगुण बताई, ठीक है, प्रश्न खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्रश्न, आपका जो जवाब था वो बिल्कुल सही है। अब यहां पर अगर आप जवाब देने लगे भक्तिकाल की, सर भक्तिकाल है ना, भक्तिकाल का सर्वप्रथम उल्लेख तो श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है, उसमें सगुण और निर्गुण की 2 धाराएं अलग कर दी हैं, एक होती है संत काव्य धारा, एक सूफी होती है, एक कृष्ण होती है, एक राम भक्ति होती है। निर्गुण में देखा जाए संत काव्य धारा में तो देखिएगा कबीरदास जी इसके प्रतिनिधि कवि हैं, संत का सूफी काव्य में जायसी हो जाएंगे, राम भक्ति में तुलसी हो जाएंगे, कृष्ण भक्ति में सूर हो जाएंगे। इतना इसको अगर बड़ा कर दिया ना
तो वो फिर सूर्य और कृष्ण को ही लेकर के आपको वहीं पर 1 या 1.5 घंटे के लिए जब्त कर देगा। इतना नहीं बताना है, जितना पूछे उतना ही बताना है। अब छोटी सी बात करें, वो अगर भक्ति काल में आगे चला, अगर उनका मन रम गया आपको देखने के लिए, थोड़ा सा जांचने के लिए, तो बेटा यूं पूछते हैं वो कि चलो सर आप ये बताइए कि कबीरदास जी के बारे में आप क्या जानते हैं। कबीरदास जी अगर चाहो ना तो दोस्तों आपको मैं सच बताऊं, एक महासागर है अपने आप में कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, कोई भी कवि उठा के देख लीजिए, अपने आप में महासागर है। और अगर चाहो तो वो 3 मिनट में भी खत्म हो सकता है। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ? 1398 में हुआ, ठीक है। 1518 में इनका देहांत हो गया। एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लहर तारा तालाब में नीरू और नीमा के द्वारा उनको लाया गया, पालन पोषण किया गया। उनकी पत्नी का नाम लोई था। कमाल और कमाली इनके पुत्र और पुत्री थी। बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे ज्ञान देने लग जाओ कि सर वो संत काव्य धारा में प्रतिनिधि कवि थे, उन्होंने निर्गुण ब्रह्म को ये माना, उन्होंने विरहिणी के विरह के पद लिखे, पर्चा के पद लिखे, ये लिखे वो लिखे। तो इस प्रकार से लिखे लिखे के चक्रों में क्या हो जाएगा, सारा मामला खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है अपन को, इसके अलावा एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं बोलना अपन को। हाँ गलत अगर आपको नहीं आता है, चलो कबीर के बारे में अपन को, कबीर छोड़ो, वो ऐसे ही पूछ लें कि तोस कवि के बारे में बताओ। अब तोस कवि के बारे में ये नहीं पता वो जन्मा कब, क्या हुआ, कुछ नहीं, साफ मना कर दो कि सर इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं इतना नॉलेज नहीं रखता हूँ, इनके बारे में मैंने बहुत ही कम अध्ययन किया। बात खत्म, नहीं आया तो नहीं आया। अब यहाँ पर ही तो उस कवि के बारे में बताने लग जाओ, ये मध्य प्रदेश में जन्मे थे, यहाँ जन्मे, चाहे जन्मो हो चाहे उत्तर प्रदेश में या बिहार में, परंतु अपना अपनी तरफ से जोड़ जोड़ करके उसको बढ़ा देते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ रही है बात समझ में? इस बात का बहुत ही खास तौर से ध्यान रखना है, जितना पूछा जाए उतना ही आपको जवाब देना है। ठीक उसी प्रकार से तुलसीदास जी के बारे में पूछेंगे तो उनका जन्म स्थान बता देना है, आत्माराम दुबे हुल से माता का नाम बता देना, पत्नी का नाम बता देना है, नरेंद्र गुरु के नाम बता देना है, और रामचरितमानस की प्रतिनिधि रचना है, वो सभी जानते हैं, सर्वविदित है। इस प्रकार से उनके 12 प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। बस नॉर्मल से बताना है, बस ये नहीं है कि आप तुलसीदास के बारे में आपको पूछे तो साधारण और आप घुसने लग जाओ अंदर। विद्यार्थी की सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि वो ये सोचता है कि मैं होश के उतना ज़्यादा बताऊं, परंतु होश के उतने ज़्यादा के चक्कर में वो क्या होता है, होश के उतना उससे दूर होता चला जाता है, और वो और भी ज़्यादा चले जाते हैं, अंदर से प्रश्न निकालने शुरू कर देते हैं, और फिर वो अपने लिए क्या होते हैं, इंटरव्यू के दौरान अपने लिए हानिकारक होते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर, अपने आप में एक बहुत बड़ा ओहदा है, इसलिए बहुत ही समझ के, बहुत ही संयम से, बहुत ही धैर्य से जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है। चाहे रस हो, अलंकार हो, पाश्चात्य काव्य शास्त्र कैसा भी हो, चाहे साहित्य हो। अब एक बार क्या हुआ, और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी ध्यान में रखिएगा, वहां पर जो पैनल में बैठेंगे उनमें से एक महिला होती है, एक पुरुष होता है, या फिर मान लो 2 महिलाएं होती हैं, 2 पुरुष होते हैं, 4 या 5 का पैनल या 3 का पैनल इस प्रकार से बनाते हैं, तो एक महिला उसमें मिलती है, करीब करीब होता है ऐसा, एक महिला जरूर मिलती है। तो ऐसी कोई भी बात मन से नहीं निकलनी चाहिए अपने मुंह से, जिससे क्या है कि किसी को हर्ट हो, उनको बुरा लगे, या इनका दिल दुखे सामने वाले का। ऐसा कोई भी अपन को उनके सामने कोई ऐसा शब्द नहीं निकालना अपने मुंह से। हो सकता है उनको, हो सके तो उनकी तारीफ करना, समझ रहे हो बात को, वो जैसा पूछें उसके अनुसार बताना, उनसे ऊपर होने की कोशिश मत करना, बस वो जैसे चल रहे हैं ना वैसे ही चलने देना, या फिर अपनी विद्वता मत दिखाने की कोशिश करना वहां पर बिल्कुल भी, कि नहीं सर मैं ये पढ़ के आया हूँ, मैंने ये पढ़ा है, फलां किताब में ये पढ़ा है, ये दे रखा है, उस ग्रंथ में दे रखा है, इनमें कुछ नहीं रखा है कि नहीं। हाथ में आपकी जिंदगी उनके हाथ में है, वो जैसा करेंगे वैसा ही होगा, वो जैसा पूछ रहे हैं वैसा ही आपको जवाब देना है। आगे बात समझ में, ये महत्वपूर्ण बातें होती हैं इंटरव्यू के दौरान ध्यान रखने वाली। अब कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हम कोचिंग लेंगे इंटरव्यू की कोई कोचिंग नहीं होती है, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। आप लोगों को जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छी कमांड करनी है, समझ रहे हो बात को। जैसे आप हिंदी का साक्षात्कार देने जा रहे हैं, तो हिंदी साहित्य, व्याकरण और काव्य शास्त्र के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब साक्षात्कार की तैयारी कैसे, ग्रुप स्टडी जानते हो ना आप लोग, जैसे 3-4 विद्यार्थी मिलकर के तैयारी करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि ग्रुप स्टडी में एक्चुअल में क्या होता है कि आप 3 या 4 विद्यार्थी हैं, आपने तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा, एक ने कुछ बताया, दूसरे ने कुछ बताया, तीसरे ने कुछ बताया, चौथे ने कुछ बताया। इस प्रकार से आपका क्या होगा, उसमें मनोबल बढ़ेगा, आपको जैसे जैसे प्रश्न आएंगे आपका मनोबल बढ़ेगा। आप अपने विद्यार्थियों को इस प्रकार से इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो कि 3 सामने बैठे हैं, आप सामने खड़े हो और वो आपसे पूछ रहे हैं, आप उनको जवाब दे रहे हो, लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो, बोर्ड पे कैसे खड़ा हुआ जाता है, बोलने का। कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी पढ़ तो बहुत कुछ सकता है, याद बहुत अच्छे से कर लेता है, परंतु सामने जाके जब खड़ा होता है ना तो बोलती बंद हो जाती है। तो
तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में क्या देखते हैं, वो कॉन्फिडेंस देखते हैं आपका, कि आपको कितना नॉलेज, आप कितना खुल करके विद्यार्थी के सामने खड़े होकर के बता सकते हो, समस्या का समाधान किस प्रकार से कर लोगे उसको, है ना, मतलब उसको एक्सप्लेन किस प्रकार से कर रहे हो आप लोग, उसकी व्याख्या किस प्रकार से कर रहे हो आप लोग, सामने वाले पर प्रभाव किस प्रकार से छोड़ सकते हो आप लोग। समझ रहे हो मेरी बात? इस प्रकार से अपन को ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण बात होती है। अगर आपके पास मान लो ग्रुप स्टडी नहीं है, क्योंकि सभी के पास तो होती नहीं है, महिला विद्यार्थी तो बिल्कुल ग्रुप स्टडी से दूर रहती हैं, घर गृहस्थी वाली होती हैं, और कुछ जॉब में होते हैं, वहां पर भी ग्रुप स्टडी होना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। तो उनको अपने आप से बात करनी शुरू करनी होगी। अपने आप से बात कैसे होगी सर? अपने आप से बात मित्रों यूं होगी कि जैसे आपने कबीरदासी के बारे में पढ़ा, समझ रहे हो बात को, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद से प्रश्न करना है कि हाँ चल बता कबीरदासी का जन्म कब हुआ, खुद को ही जवाब देना है 1398 में। तो चल बता कहाँ पर हुआ, लहर तारा में। किसको मिले थे वो, नीरू और नीमा को। पत्नी का क्या नाम था, लोई। पुत्री, इस प्रकार से आपको किस शासक के शासन काल में थे वो, इस प्रकार से आपको खुद से बात करनी है। समझ रहे हो ना बात को? तो आपका मनोबल ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा, यानी आपके प्रश्न उत्तर सही होते जाएंगे, खुद से खुद प्रश्न उत्तर करोगे, खुद अपने आप में मनन करोगे उन चीजों का, तो धीरे धीरे वो बातें आपकी क्या होती रहेंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होती रहेंगी, उसका जो सार है वो आपके समझ में आने लगेगा, आपका जो भाव है, मन के अंदर छुपा हुआ जो डर है वो बाहर निकल के आएगा, है ना। और यही होना बहुत जरूरी है। साक्षात्कार में बोलना आना चाहिए इंसान को, खड़े होने का तरीका देखेंगे वो लोग, आपके मतलब पर्सनैलिटी है, यानी आपका व्यक्तित्व किस प्रकार से झलक रहा है, किस प्रकार से आप वहां पर उनके साथ बातें कर रहे हो, किस प्रकार से आपका जवाब देने का तरीका है। अगर बाय द वे गलत जवाब निकल भी गया तो कॉन्फिडेंस के साथ में देना, और वहां पर अपने जवाब पर बस वहीं पर रुक जाना। जैसे गलत कुछ निकल भी गया, बाय द वे गलत आपके मुंह से कोई निकल भी जाए, एक्चुअल में क्या हुआ कि एक बार एक विद्यार्थी थे, मेरे मित्र ही थे, वो केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू देने के लिए गए, इंटरव्यू दे दिया, बहुत अच्छा हुआ। तो उनसे अक्सर आपसे भी हो सकता है वो पूछ लें वो सवाल, उन्होंने ये पूछा कि बताइए कोई तुलसीदास जी का दोहा या चौपाई सुनाओ। तो मित्र महोदय ने सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि चौपाई वगैरह ये याद करके जानी पड़ेंगी, वो वहां पर पूछेंगे भी आपसे कि तुलसीदास की कोई चौपाई सुना दो, कोई भी चौपाई, वो ये नहीं है कि वो कहेंगे कि आप ये सुनाओ, आपकी मर्जी से आप कोई भी सुना सकते हो। तो मित्र महोदय ने यूं सुनाया कि ढोल गंवार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब देखिए इस दोहे का जो अर्थ है वो दो तरीके से निकलता है कि ढोल को, गंवार को, शूद्र को और नारी को जितना आप नियंत्रण में रखोगे उतना ही वो काम देंगे। जबकि इसका उल्टा अर्थ ये निकलता है कि ढोल, गंवार, शूद्र और नारी को जितना पीटोगे उतना ही वो काम देंगे। और उसी इंटरव्यू पैनल में क्या थी, एक महिला सदस्य बैठी थी और वो चिढ़ गई और भाई साहब का पत्ता काट दिया। तो ऐसी कोई भी बात नहीं बोलनी आपको जहां पर उनको हर्ट हो, उनको बुरा लगे, उनका दिल दुखे। ठीक है ना, बात समझ रहे हो मेरी? और अब कई विद्यार्थियों को ये भी प्रश्न थे कि सर कोई अच्छी किताब बताओ जिससे कि हम पढ़ सकें, इंटरव्यू की तैयारी कर सकें, यहाँ तक पहुंचे हैं। तो देखिए ये जो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसमें दो तरीके के विद्यार्थी हैं, एक तो सरकारी सेवा में है और एक नहीं है। तो देखिए जो बिल्कुल से बेरोजगार है ना, उनके लिए बहुत ही मतलब कड़ी चुनौती की बात है, वो यहाँ से छलांग लगा करके इस लाइन को उसने छू लिया है। अब इधर आए तो जिंदगी बल्ले बल्ले, वरना तो वापस जाना पड़ेगा। तो जो विद्यार्थी बेरोजगार है ना, उनको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसा आप पढ़ रहे हो, मेहनत किया आपने, आपके सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड है, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में जाइएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ घबराइए मत। बस वहां पर घबरा गए तो ये समझो आपकी नैया डूब जाएगी, अगर घबराए नहीं तो आप आराम से पार कर जाओगे। और जो विद्यार्थी सरकारी सेवा में हैं उनको तो बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ अगर सरकारी सेवा में बंदा है और वो 20 दिन अच्छे से एक बार पढ़ जाएगा ना, ढंग से कोई भी किताब पढ़ो आप लोग, तो वो आराम से असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है वो प्राप्त कर सकता है। जैसी मैंने आपको बात बताई है उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, उस हिसाब से ही आपको सवालों के जवाब देने हैं। अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है, जितना वो पूछें उतना ही आपको जवाब देना है। परसों मेरे पास एक विद्यार्थी का फोन आया था कोटा से, वो एक महिला विद्यार्थी थी। तो जब उन मैंने इससे पहले क्या है कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि मतलब मेरिट का क्या है कि एक वीडियो निकाला था, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम लगी थी उसका वीडियो निकाला था। तो मेरा जो आंकलन था वो बिल्कुल सटीक गया था और उतनी ही मेरिट है। तो उस बच्ची को ऐसे आई थिंक हो सकता है लगा कि शायद इनसे बात करें तो कुछ अपना मनोबल बढ़ सकता है। तो मैंने उस विद्यार्थी को यही बताया था कि आप आराम से पढ़ते जाइए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जब आप पेपर भी पास कर सकते हैं तो इंटरव्यू भी इंसान ही पास करते हैं। कोई मतलब ये नहीं है कि एलियन नहीं आते हैं, दूसरी दुनिया के लोग नहीं होते हैं वो लोग। बस जरूरत है तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की, अपने धैर्य के साथ, संयम के साथ वहां पर खड़े होने के तरीका वगैरह, वो बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है,
ये तो होगी सब्जेक्ट के बारे में, बेसिकली मैंने आपको बता दिया इस प्रकार से तैयारी करनी है आपको। और सब्जेक्ट में मैं आपको बता दूं कुछ और महत्वपूर्ण बातें। जैसे देखिए प्रयोगवाद की अगर आप चर्चा करोगे तो अगेय है, महत्वपूर्ण कवि है। इसके अलावा देखिएगा आप लोग त्रिलोचन है, नागार्जुन जी हैं, और रामधारी सिंह दिनकर हैं। और इसके अलावा जैसे मतलब आप चर्चा करें तो मतलब छायावाद में अगर देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद है, निराला है, पंत है। आपको अगर मान लो छायावाद से कोई प्रश्न पूछा कि छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है, और आपको बस इतना ही जवाब देना उसमें कि छायावाद का विष्णु है वो पंत को कहा जाता है, बात खत्म। अब अगर वहां पर आप ज्ञान देने लगे सर पंत का जो जन्म हो वो 1900 ईस्वी में हुआ था, कोसनी उत्तरांचल अल्मोड़ा में हुआ था, और उनका देहांत 1977 में हुआ था। उन्होंने चिदम्बरा है, कला और बूढ़ा चांद है, ये वो रचनाएं बताना शुरू कर दिया। उनको इस पे ज्ञानपीठ मिला था, इस पे आप उसको साहित्य अकादमी मिला था। ये बातें बताने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर वो पूछते हैं कि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, किस रचना मिला, कब मिला, तब ये बातें आपकी काम आएंगी कि उनको मिला था सन 1968 में सबसे पहले चिदम्बरा रचना पे सुमित्रानंदन पंत को, बात खत्म। समझ रहे हैं ना बात? बल्कि आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है, जितना वो पूछें उतना ही जवाब आपको देना है। इसी प्रकार से देखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, मेथिलक्षण गुप्त हैं, श्रीधर पाठक हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओदय, रामनरेश त्रिपाठी हैं। फिर भारतेंदु हैं, राधाचरण गोस्वामी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं। ठीक इसी प्रकार से रीतिकाल में अगर देखा जाए तो पद्माकर हैं, चिंतामणि हैं, बिहारी तो हैं ही हैं, भूषण हैं, इसके अलावा गणानंद हैं, इसके अलावा पद्माकर हैं। और इसी प्रकार से भक्ति काल में सूर, तुलसी, जयसी, मीरा, ये हैं, इनसे संबंधित अच्छे से पढ़ना है अपन को। फिर इसी प्रकार से आदिकाल में अगर देखा जाए तो हेमचंद्र के बारे में, विद्यापति के बारे में, स्वयंभू के बारे में, अब्दुल रहमान के बारे में, ये जो कवि हैं शरैफपाद के बारे में, इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। ये एक्चुअल में क्या है कि ये जितने मैंने आपको 30-35 कवि बताए हैं, जो भी मैंने आपको नाम लिया है, आप लोगों ने भी इतना अध्ययन किया है, आप लोग भी समझते हैं कि कौन सा कवि महत्वपूर्ण है, किसके बारे में अधिकांशतः प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा ढंग से पढ़ लें, उनके रचनाओं के बारे में ढंग से पढ़ लें, और वो जितना पूछें उतना ही आपको जवाब देना है। इंटरव्यू हो सकता है, उतना ध्यान रखना, कम समय में ही उसको क्लियर करने की कोशिश करना। ये नहीं कि उसका समय बढ़ाने की कोशिश मत करना। बढ़ाने की कोशिश यूं ही विद्यार्थी करता है कि पूछता छोटी सी बात है और आप बता देते हैं बहुत बड़ी बड़ी बात। एक बार क्या हुआ कि एक इंटरव्यू में विद्यार्थी से इतना ही पूछा था कि हिंदी का राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है, तो भैया जी ने शुरू कर दिया, हिंदी का राष्ट्रकवि सर मैथिलक्षण गुप्त को कहा जाता है। मैथिलक्षण गुप्त का जन्म 1886 में चिरगांव झांसी में हुआ था, और उसके बाद में इसका मिथिलाधिपति निंदिनी शरण गुप्त इनका मूल नाम था, ये था। इनकी 3 बार शादियां हुई थी, उनको भारत भारतीय उसके 3 भाग थे, पता नहीं उन्होंने मतलब 20 मिनट की एक गाथा मैथिलक्षण गुप्त के गानी शुरू कर दी। अब सामने वाला कोई पागल तो है ही नहीं ना, वो भी तो प्रोफेसर ही हैं। तो उन्होंने फिर मैथिलक्षण गुप्त के बारे में ही पूछना शुरू कर दिया, तो भाई साहब का इंटरव्यू घंटे भर का खिंच गया, और भाई साहब उनके नंबर कम हो गए। तो ध्यान रखिएगा, जितना पूछा जाए उतना ही आपको जवाब देना है, ठीक है। अब दूसरी बात, ये राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, तो आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं ना, जिस स्थान से आप अपना ताल्लुक रखते हैं, अपना संबंध रखते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखनी चाहिए। जैसे देखिए मैं मेरे ऊपर लेके बताता हूँ आपको, मेरा जैसे डिस्ट्रिक्ट है वो झुंझुनू है, और मैं इंटरव्यू के लिए गया, साक्षात्कार के लिए गया, मुझे उनको तो पता ही नहीं किस जिले से आया है, तो वो झुंझुनू के बारे में मुझसे पूछना शुरू करेंगे। तो वो यही पूछेंगे साधारण वे में कि सर झुंझुनू के बारे में कुछ बताओ। तो साधारण सी बातें मुझे बतानी चाहिए कि सर झुंझुनू में हवेलियां खूब हैं, झुंझुनू के उद्योगपति हैं, जैसे टाटा है, सॉरी बिरला है, गोयनका है, ये झुंझुनू से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा झुंझुनू खेतरी में एक तांबा संयंत्र भी है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा तांबा यहीं पर खुदाई होता था। ऐसे 2-4 बेसिक सी बातें मैंने बता दी। अब यहाँ पर मैं ज्ञान देने लग जाऊँ उनको कि हाँ सर झुंझुनू की बावड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, झुंझुनू में विवेकानंद जी आए थे, खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने विवेकानंद जी को नरेंद्र नाथ नाम दत्ता, तो उनको ये नाम दे दिया। ऐसे मतलब कहने का मेरा मतलब है मैं इस बात को बढ़ा चढ़ा के बहुत बड़ी करने लग जाऊँ, तो वो भी फंसाने शुरू कर देंगे कि भूत बावड़ी कहाँ है बता बेटा, है कि नहीं है, राव शेखा की छतरी कहाँ बता दे। इस प्रकार से वो भी अपन को फंसा सकते हैं। फिर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में अच्छी सी जानकारी रखनी है, वहाँ का लोकसभा सदस्य कौन है, वहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी हैं, वहाँ पर नगर पालिकाएं कितनी हैं, वहाँ पर तहसीलें कितनी हैं। इसके अलावा उसका क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं, हो सकता है पूछ सकते हैं, ऐसी चीज़ें इंटरव्यू में अक्सर बेसिक ही होती हैं। वहाँ का लोकसभा सदस्य कितना है, अपने सब्जेक्ट में घुसे रहते हैं और वो बीच से अलग से निकाल लेता है प्रश्न। तो ये बातें भी अपना जो क्षेत्र है वहाँ से। अब चलो झुंझुनू के बारे में तो मैंने उनको बता दिया, तो वो हो सकता है मुझे फिर थोड़ी देर में आ जाए चूरू की तरफ, फिर आ जाए सीकर की तरफ, शेखावटी के बारे में पूछना शुरू कर सकते हैं। तो अपने जो पड़ोसी जिले हैं, अपन जहाँ से ताल्लुक रखते हैं, अपने जो पड़ोसी जिले हैं उनका भी अपन को ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रकार से आशा करता हूं कि आपको हर एक बात समझ में आई होगी। इंटरव्यू में सबसे पहले अपन को दाखिल होना है,
सबसे पहले अपन को उनसे अनुमति लेनी है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, अंदर आराम से जा सकते हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर सबसे पहले जाकर के आपको उनको सभी को विश करना है। हो सके तो वहां पर अगर मान लो इंटरव्यू पैनल में मान लो 4 सदस्य का है और वहां पर एक महिला हो, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा महिला को गुड मॉर्निंग मैम सबसे पहले महिला को करना, आपको बहुत प्रभाव पड़ेगा इस चीज का। फिर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर 4 बार बोलना है। ये नहीं है कि गुड मॉर्निंग मैम और बैठ गए आप लोग, बिल्कुल नहीं है। जब तक वो नहीं कहेंगे 10 15 20 सेकंड आपको इंतजार करना है। हाँ तुरंत वो बोल तो देते हैं कि सिट डाउन, आप बैठ सकते हो, या फिर आप पूछ भी सकते हो, आपको अधिकार भी है। फिर आपको जैसे ही प्रश्न पूछेंगे ना, तो आपको बैठे बैठे प्रश्न कभी नहीं पूछेंगे, आपको बोर्ड दिया जाएगा बाकायदा, बोर्ड पे खड़े होने का तरीका दिए देखेंगे वो लोग। दूसरा आपने कपड़े कैसे पहन रखे हैं वो देखेंगे आप लोग, आराम से अच्छे से पहन के जाना है। टाई वाई नहीं लगानी है, टाई वाई की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा तड़क भड़क भी नुकसान कर देती है इंसान को। और फिर वो आपका बोर्ड पे खड़े होने का तरीका देखेंगे, आप बोर्ड पे लिख कैसे रहे हो वो देखेंगे, आपकी मतलब लिखावट कैसी है वो देखेंगे। लिखो बिल्कुल मीडियम साइज के अक्षर लिखने हैं, बिल्कुल एकदम आराम से क्या करना है, सीधी लाइन में लिखना है। ये नहीं है कि यहाँ से गणेश लिखना शुरू किया, ये गणेश यहाँ पर आ गया, है ना, समझ रहे हो ना, ऐसा होता है बोर्ड पे। हंसने की कोई बात नहीं है, ये गलतियां सुधारना अपना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए मैं आपको ये सारी बातें बतला रहा हूँ। और इंटरव्यू के लिए कोई कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ग्रुप स्टडी कीजिए। और किताब के बारे में कई विद्यार्थी पूछ रहे थे, तो मैं आपको किताब के बारे में बतला दूं। जैसे सरस्वती पांडे की किताब काफी अच्छी किताब है, वो ऑनलाइन है, वस्तुनिष्ठ है, आराम से उसमें कथन भी अच्छे दिए हैं, चाहे कबीर का हो, सूर का हो, तुलसी का हो, जयसी का हो, किसी का भी देख लीजिए आप, अच्छी किताब है। उसके अच्छे से 1 2 बार रीडिंग लगा लीजिए, घबराइए मत। और काव्य शास्त्र के बारे में अगर आप लोग पढ़ते हैं तो ये वाली किताब है ना काव्य शास्त्र, ये बहुत शानदार किताब है, ये हमारे द्वारा लिखी गई है मित्रों, और ये नोट्स के रूप में सारी है। इसमें देखिएगा आपको मैं अनुकर्मणिका के बारे में बतला देता हूँ। जैसे इस काव्य शास्त्र में देखिएगा काव्य के लक्षण है, काव्य के हेतु, प्रयोजन है, गुण है, दोष, रीति, रस निष्पत्ति, रसावयव, साधारणीकरण है, फिर छंद, अलंकार है, अनुकरण, यानी पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी है इसमें, क्योंकि व्याख्याता और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए बहुत अच्छी है। तो इंटरव्यू में भी ये आपके बहुत मतलब एक नोट्स हैं ये, तो नोट्स शॉर्ट में होते हैं, आप सभी को पता है। और उन नोट्सों को अगर आप एक बार रीडिंग करके जाओगे तो आपके लिए वास्तव में बहुत ही फायदेमंद होगा। तो एक बार जरूर इस किताब के बारे में सोचिएगा, मार्केट में आपको कहीं से भी ये उपलब्ध हो जाएगी। तो आशा करता हूँ हर एक बात आपको आराम से समझ में आई होगी। कॉन्फिडेंस नहीं खोना आपको, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल संयम से, बिल्कुल आराम से जाना है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई बात अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे फ़ोन कॉल मैसेजेस कर सकते हो, और कमेंट भी कर सकते हो आपको वीडियो कैसा लगा और आपका मनोबल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो विद्यार्थी को मतलब दूसरे से सुन के ही उसमें मनोबल आता है, खुद में हालांकि होता है कॉन्फिडेंस से, बट जब दूसरा कोई इंसान कह देता है ना, जैसे हनुमान जी थे, तो हनुमान जी जब लंका में गए ना मित्रों, तो जामवंत ने कहा था कि यार हनुमान तुम उड़ सकता है, उड़ करके जा सकता है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। और हनुमान जी थोड़े से उछले और वो उड़ गए। तो कॉन्फिडेंस अंदर में होता है, अपने इंसान के अंदर होता है, समझ रहे हो ना बात को। तो कॉन्फिडेंस को अपने को जगाओ, घबराओ मत, जितना पूछें उतना ही जवाब दो। तो धन्यवाद दोस्तों, जितना मुझे नॉलेज था इंटरव्यू के बारे में मैंने आपको बिल्कुल साधारण भाषा में बिल्कुल आराम से वही बताइए। फालतू फेंकने वेंकने में कोई आनजानी नहीं है कि कोचिंग ज्वाइन करो, ये कोर्स लो और वो लो और फायदे भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आराम से दो, ईश्वर का नाम लेकर के मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हो, ईश्वर से दुआ है, आशीर्वाद है कि आप आगे भी इस लाइन को क्रॉस करके अपना पद सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखिए हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं जो इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के बारे में ध्यान रखी जाने वाली कुछ बातें हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, जैसे आप सभी को पता है कि 3 4 दिन पहले कॉलेज व्याख्याता यानी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का जो परिणाम आउट हुआ है, उसके बाद में विद्यार्थियों के फ़ोन करो मैसेजेस आए कि सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू की तैयारी करवा दो। तो देखिए इंटरव्यू में 2 4 5 बातें होती हैं, वो मैं आपको बतला देता हूँ। साधारण भाषा में अगर देखा जाए तो इंटरव्यू का जो मतलब होता है वो ध्यान रखिएगा कि बातचीत। साक्षात्कार में अपने साथ में क्या होती है, बातचीत होती है। सामने वाला अपन से पूछता है, अपन उसके जवाब दे देते हैं। ठीक है, ये तो साधारण भाषा की बात है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो इंटरव्यू के दौरान वो होती है कि आप जो हैं सबसे पहले, जैसे आपका
मान लीजिए कल सुबह आपका इंटरव्यू है, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सुबह इंटरव्यू होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल संयम से, बिल्कुल धैर्य से, बिना घबराए, आराम से इंटरव्यू के लिए जाना है। जैसे ही आप इंटरव्यू कक्ष यानी जिस कमरे में आपका इंटरव्यू होना है वहाँ पर जाओगे तो सबसे पहले दाखिल होने के लिए आपको अनुमति बहुत ज़रूरी है लेनी, यूं ही नहीं घुस जाना है बिना पूछे। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, ये छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और इंटरव्यू में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का। तो आराम से उनसे अनुमति लेनी है कि मे आई कमिंग सर, या फिर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपको यूं बोलना चाहिए कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। तो सामने से जवाब आएगा कि आप अंदर आ सकते हो। जैसे ही आप दाखिल हुए, कमरे में गए, अंदर गए, फिर आपको क्या करना है, 5, 10, 20 या 30 सेकंड तक आप वहाँ पर खड़े रहना चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं है। या तो वो तुरंत आपको बोल देंगे कि शट डाउन यानी आप बैठ सकते हो, या आप पूछ भी सकते हो, आपको ये अधिकार है, बिल्कुल अधिकार के माध्यम से आप पूछ सकते हो कि क्या सर मैं बैठ सकता हूँ। ठीक है, आप बैठ गए। अब वहाँ पर आप जैसे ही अंदर जाते हो, आपका बैठने का तरीका, आपका वहाँ पर जो 2, 4, 5 मिनट की जो एक्टिविटीज़ जो होती है ना, वो बहुत मायने रखती हैं कि आप किस तरह से आए हैं, किस तरह के आपने कपड़े पहन रखे हैं। बहुत ही मतलब इतनी ज़्यादा तड़क भड़क भी नहीं, परंतु अच्छे से कपड़े पहन के जाने हैं। दूसरी बात, कपड़े जो हों उनके प्रेस होने चाहिए। जैसे कोई पुरुष विद्यार्थी है तो अंडर सेटिंग वगैरह करके बढ़िया अच्छे से प्रेस व्रेस करके, ज़्यादा तड़क भड़क वाले नहीं, बिल्कुल अच्छेपन दिखने में अच्छा होना चाहिए। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू होता है ना, इसमें ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो आपको अच्छे कपड़े पहन के जाने हैं, आराम से बैठना है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर महिला विद्यार्थी हैं तो आराम से सलवार सूट वगैरह है, साड़ी जो जो भी पहनती हैं वो अच्छी से पहन के जाना है। ये नहीं है कि चुन्नी इधर खिसक रही है, वो जा रही है, वो घूम रही है, ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और घबराना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आपको इंटरव्यू मतलब मौखिक नहीं देना है। आप शिक्षक लाइन में जा रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एक शिक्षक वर्ग की सबसे उच्च कोटि का अच्छा पद होता है, आप सभी जानते हैं। तो उसके लिए आपको क्या है कि लिखित इंटरव्यू देना है। यानी मतलब कहने का मेरा मतलब है कि वो आपसे पूछें और आप सीधे बताना नहीं है उनको। जैसे साधारण सी मैं आपको चर्चा करूंगा कि जैसे आपको इतना ही पूछा, व्याकरण का छोटा सा टॉपिक साधारण से शुरू करते हैं वो इंटरव्यू को, फिर वो जटिल विद्यार्थी खुद बना देता है उसको। वो कैसे बनाता है उस बात की भी अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, वो आपसे व्याकरण का साधारण सा प्रश्न पूछते हैं कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। इतना ही प्रश्न पूछा, आपका बिल्कुल सटीक सीधा सा जवाब होना चाहिए, मतलब 44 होती है। बात खत्म कि सर वर्णों की संख्या 44 होती है। अब इसके बाद में अगर अगला आपसे कुछ भी नहीं पूछे वर्ण के बारे में, या फिर सीधा वो आ जाए स्वर पे, या फिर सीधा आ जाए व्यंजन पे, या फिर संज्ञा सर्वनाम संधि, कुछ पे भी आ सकता है वो, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। और यहाँ पर विद्यार्थी इसको जटिल कैसे बनाता है देखिएगा। वो करेगा कि सर 44 होते हैं, देखो 11 तो सर इसमें होते हैं स्वर, वो खुद बना देगा इसको। स्वर होते हैं सर 11 और व्यंजन होते हैं सर 33। इनको अपन जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए 44। जबकि अगले ने पूछा ही नहीं है, ये वो नहीं पूछता तो आपको जवाब नहीं देना है, जितना पूछा उतना ही देना है। समझ रहे हो मेरी बात को। इसके अलावा कोई बात नहीं है, अगर आपको स्वरों की संख्या याद ही नहीं है, हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको याद हो उस समय, तो आप मना भी कर सकते हो कि सर मुझे नहीं मालूम, बात खत्म। ठीक है। अब ये नहीं है कि आपको प्रश्न भी नहीं आ रहा और आप वहां पे ज्ञान देने कि नहीं सर स्वरों की संख्या मैंने 56 पढ़ी है, मैंने 52 पढ़ी है, मैंने 22 पढ़ी है, 33 पढ़ी है। ऐसे बहुत से विद्यार्थी ऐसी हरकतें कर देते हैं, और या फिर वो घबरा जाते हैं कि सर स्वर व्यंजन ये समझ में नहीं आया। ऐसे बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, आराम से जितना है उतना ही आपको जवाब देना है। ठीक है। अगर कोई अगला प्रश्न आपसे पुटअप करे कि कोई यूं ही शब्द बोल दे कि बेटा गणेश कौन सी संधि है, ठीक है, साधारण सा शब्द बोलेगा कि गणेश में बताओ बेटा कौन सी संधि है, तो आपको क्या करना है कि इसमें सीधा सा बता देना है सर गुण संधि है। अब ये नहीं है कि इसका आप संधि विच्छेद करने लग जाओ, सर जो गण जोड़ ईस होता है, ए और ई मिलके ए बन जाते हैं, इसको ये जोड़ेंगे तो ये आई में बदल जाता है। ये फालतू का ज्ञान वहां पर बिल्कुल नहीं चलेगा, और देना भी मत। अगर ऐसे ज्ञान देने लगे हैं तो वो इसी गणेश के चक्कर में आपको और भी ज्यादा नीचे ले जाएगा, बहुत गहराई में ले जाएगा, और आप वहां से खींच करके बाहर भी नहीं आओगे, और आपका मोरल है वो डाउन हो जाएगा। एक प्रश्न नहीं आता तो ये समझिएगा साक्षात्कार के दौरान है कि एक प्रश्न का अगर अपन को जवाब नहीं आ रहा है, अपन ने अगर बाय द वे गलत दे दिया, समझ रहे हो ना बात को, तो क्या होगा कि अपना मोरल डाउन हो जाएगा, अपना मनोबल है वो डाउन हो जाएगा, और अपन यहीं पर दब जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है
साक्षात्कार के दौरान वो होती है अपने आप का कॉन्फिडेंस। अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ा के रखना है, पूर्ण कॉन्फिडेंस से। अब समझिए, कॉन्फिडेंस में अगर आपके प्रश्न मान लो बाय द वे गलती से निकल गया आपके कि स्वरों की संख्या मान लो उसने पूछा और आपने 52 आपके निकल गई मुंह से, ऐसे यूं ही। अब सामने वाला कहा कि बेटा मैंने तो 44 से सुनी है कि 11 स्वर होते हैं और 33 वर्ण होते, व्यंजन होते हैं, 44 संख्या होती है, अब 52 कैसे बता रहे हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बातचीत ही तो कर रहे हैं वो अपन से, कहते हैं। तो आपको अपना तर्क यहाँ पे देना बहुत ही जरूरी है कि सर हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है कि 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 44, परंतु इसमें भी देखिएगा सर 2 उत्तक्षिप्त वर्ण होते हैं, 2 अयोगवाही होते हैं और 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। इस प्रकार से इनको अगर आप जोड़ेंगे तो टोटली कितने हो जाएंगे, ये 52 हो जाएंगे। अनुस्वार अनुनासिक वगैरह उन सभी को अगर अपन जोड़ते हैं तो टोटल के टोटल कितने हो जाते हैं, ये 52 हो जाते हैं। तो आप अपना जो तर्क है ना वो इस हिसाब से कि हाँ सर आप बिल्कुल सही हैं, हो सकता है कि आप सही बता रहे हैं, बिल्कुल आप मुझसे ज़्यादा अनुभव रखते हैं, आपको काफ़ी अनुभव है पढ़ाने पढ़ने का, परंतु मैंने जो पढ़ा है वो भी सर मेरा तर्क भी ठीक ठीक बैठता है और आप जो उचित समझे वही सही है, ठीक है। अब वहां पर जिद नहीं करने की, देखो मैं सही बता रहा हूं सर आप गलत बता रहे हो, आपने ये नहीं जोड़ा, आपने वो नहीं जोड़ा, इस प्रकार का तर्क वितर्क अपन को बिल्कुल भी नहीं करना है। समझ गए बात को? इस प्रकार से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब वो व्याकरण से मैंने आपको बता दी, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हो सकता है वहां पर कोई समास वगैरह का शब्द भी अगला पूछ सकता है, हो सकता है आपको सर्वनाम वगैरह में से पूछ सकता है, किसी में भी से पूछ सकता है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। अब आते हैं दूसरी बात, महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात इसमें ये होती है, ध्यान रखिएगा, आप हिंदी के विद्यार्थी हैं इसलिए खास तौर से इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी आप लिखो वहां पर जो भी लिखो तो बिल्कुल सीधी लाइन में लिखना है आपको, बिल्कुल सीधी लाइन में, ठीक है ना, क्योंकि लिखित इंटरव्यू देना आपको, तो बिल्कुल सीधी लाइन चलनी चाहिए, बिल्कुल आराम से लिखना है। ये नहीं कि आप यहाँ पे लिख रहे हो और आपका हाथ इस प्रकार से थर 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 कांप रहा है, बिल्कुल नहीं चलेगा, वहीं पर फंस जाओगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सीधी लाइन में। ये नहीं है कि आपने लाइन यहां से शुरू की और ये यहां पर आ गई, है ना, होता है ना ऐसा। ऐसा दूसरी बात, वहां पर बोर्ड पे खड़े होने की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है, आप बोर्ड पे कैसे खड़े होते हो वहां पर जाके, वो नोट करते हैं एक एक चीज। यूं घूम गए, यूं लिखना शुरू कर दिया ना तो समझ लेना गई भैंस पानी में, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। यूं नहीं घूमना है बिल्कुल भी, यूं खड़ा होना है, देख रहे हो, आराम से आप देख सकते हो, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपन बिल्कुल नॉर्मल में आप के जैसा ही मैं हूं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आराम से यूं लिखना है आपको, ठीक है। ऐसे ऐसे अगर लिखोगे आप तो इधर आप खड़े हो, इधर आराम से आपका हाथ चल रहा है और हाथ के साथ साथ धीरे 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 आराम से। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आराम से जो जितना पूछे उतना ही जवाब देना। ये तो हो गई मतलब व्याकरण की बातें। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा साहित्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछता है साहित्य में कि भैया भक्तिकाल की कितनी धाराएं हैं, सीधा सीधा पूछता है, तो आपको सीधा साधारण सा जवाब देना है, सर 2 धाराएं हैं, आचार्य शुक्ल ने निर्गुण और सगुण बताई, ठीक है, प्रश्न खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्रश्न, आपका जो जवाब था वो बिल्कुल सही है। अब यहां पर अगर आप जवाब देने लगे भक्तिकाल की, सर भक्तिकाल है ना, भक्तिकाल का सर्वप्रथम उल्लेख तो श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है, उसमें सगुण और निर्गुण की 2 धाराएं अलग कर दी हैं, एक होती है संत काव्य धारा, एक सूफी होती है, एक कृष्ण होती है, एक राम भक्ति होती है। निर्गुण में देखा जाए संत काव्य धारा में तो देखिएगा कबीरदास जी इसके प्रतिनिधि कवि हैं, संत का सूफी काव्य में जायसी हो जाएंगे, राम भक्ति में तुलसी हो जाएंगे, कृष्ण भक्ति में सूर हो जाएंगे। इतना इसको अगर बड़ा कर दिया ना तो वो फिर सूर और कृष्ण को ही लेकर के आपको वहीं पर 1 या 1.5 घंटे के लिए जब्त कर देगा। इतना नहीं बताना है, जितना पूछे उतना ही बताना है। अब छोटी सी बात करें, वो अगर भक्तिकाल में आगे चला, अगर उनका मन रम गया आपको देखने के लिए, थोड़ा सा जांचने के लिए, तो बेटा यूं पूछते हैं वो कि चलो सर आप ये बताइए कि कबीरदास जी के बारे में आप क्या जानते हैं। कबीरदास जी अगर चाहो ना तो दोस्तों आपको मैं सच बताऊं, एक महासागर है अपने आप में कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, कोई भी कवि उठा के देख लीजिए, अपने आप में महासागर है। और अगर चाहो तो वो 3 मिनट में भी खत्म हो सकता है। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ? 1398 में हुआ, ठीक है। 1518 में इनका देहांत हो गया। एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लहर तारा तालाब में नीरू और नीमा के द्वारा उनको लाया गया, पालन पोषण किया गया। उनकी पत्नी का नाम लोई था। कमाल और कमाली इनके पुत्र और पुत्री थे। बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे ज्ञान देने लग जाओ कि सर वो संत काव्य धारा में प्रतिनिधि कवि थे, उन्होंने निर्गुण ब्रह्म को ये माना, उन्होंने विरहिणी की विरह के पद लिखे, पर्चा के पद लिखे, ये लिखे वो लिखे। तो इस प्रकार से लिखे लिखे के चक्रों में क्या हो जाएगा, सारा मामला खत्म हो जाएगा, ठीक है।
आगे बात समझ में, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है अपन को, इसके अलावा एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं बोलना अपन को। हाँ, गलत अगर आपको नहीं आता है, चलो कबीर के बारे में अपन को कबीर छोड़ो, वो ऐसे ही पूछ लें कि तोस कबीर के बारे में बताओ। अब तोस कबीर के बारे में ये नहीं पता वो जन्मा कब, क्या हुआ, कुछ नहीं, साफ मना कर दो कि सर इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं इतना नॉलेज नहीं रखता हूँ, इनके बारे में मैंने बहुत ही कम अध्ययन किया, बात खत्म। नहीं आया तो नहीं आया। अब यहाँ पर ही तोस कवि के बारे में बताने लग जाओ, ये मध्य प्रदेश में जन्मे थे, यहाँ जन्मे, चाहे जन्मो हो चाहे उत्तर प्रदेश में या बिहार में, परंतु अपन अपनी तरफ से जोड़ जोड़ करके उसको बढ़ा देते हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इस बात का बहुत ही खास तौर से ध्यान रखना है, जितना पूछा जाए उतना ही आपको जवाब देना है। ठीक उसी प्रकार से तुलसीदास जी के बारे में पूछेंगे तो उनका जन्म स्थान बता देना है, आत्माराम दुबे हुल से माता का नाम बता देना, पत्नी का नाम बता देना है, नरेंद्रानंद गुरु के नाम बता देना है, और रामचरितमानस की प्रतिनिधि रचना है, वो सभी जानते हैं, सर्वविदित है। इस प्रकार से उनके 12 प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। बस नॉर्मल से बताना है, बस ये नहीं है कि आप तुलसीदास के बारे में आपको पूछे तो साधारण और आप घुसने लग जाओ अंदर। विद्यार्थी की सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि वो ये सोचता है कि मैं होश के उतना ज़्यादा बताऊं, परंतु होश के उतने ज़्यादा के चक्कर में वो क्या होता है, होश के उतना उससे दूर होता चला जाता है, और वो और भी ज़्यादा चले जाते हैं, अंदर से प्रश्न निकालने शुरू कर देते हैं, और फिर वो अपने लिए क्या होते हैं, इंटरव्यू के दौरान अपने लिए हानिकारक होते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर, अपने आप में एक बहुत बड़ा ओहदा है, इसलिए बहुत ही समझ के, बहुत ही संयम से, बहुत ही धैर्य से जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है, चाहे रस हो, अलंकार हो, पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो, कैसा भी हो, चाहे साहित्य हो। अब एक बार क्या हुआ, और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी ध्यान में रखिएगा, वहां पर जो पैनल में बैठेंगे उनमें से एक महिला होती है, एक पुरुष होता है, या फिर मान लो 2 महिलाएं होती हैं, 2 पुरुष होते हैं, 4 या 5 का पैनल या 3 का पैनल इस प्रकार से बनाते हैं, तो एक महिला उसमें मिलती है, करीब करीब होता है ऐसा, एक महिला जरूर मिलती है। तो ऐसी कोई भी बात मन से नहीं निकलनी चाहिए अपने मुंह से, जिससे क्या है कि किसी को हर्ट हो, उनको बुरा लगे, या इनका दिल दुखे सामने वाले का, ऐसा कोई भी अपन को उनके सामने कोई ऐसा शब्द नहीं निकालना अपने मुंह से। हो सकता है उनको, हो सके तो उनकी तारीफ करना, समझ रहे हो बात को, वो जैसा पूछें उसके अनुसार बताना, उनसे ऊपर होने की कोशिश मत करना, बस वो जैसे चल रहे हैं ना वैसे ही चलने देना, या फिर अपनी विद्वता मत दिखाने की कोशिश करना वहां पर बिल्कुल भी, कि नहीं सर मैं ये पढ़ के आया हूँ, मैंने ये पढ़ा है, फलां किताब में ये पढ़ा है, ये दे रखा है, उस ग्रंथ में दे रखा है, इनमें कुछ नहीं रखा है कि नहीं? हाथ में आपकी जिंदगी उनके हाथ में है, वो जैसा करेंगे वैसा ही होगा, वो जैसा पूछ रहे हैं वैसा ही आपको जवाब देना है। आगे बात समझ में? ये महत्वपूर्ण बातें होती हैं इंटरव्यू के दौरान ध्यान रखने वाली। अब कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हम कोचिंग लेंगे इंटरव्यू की। इंटरव्यू की कोई कोचिंग नहीं होती है, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। आप लोगों को जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छी कमांड करनी है, समझ रहे हो बात को? जैसे आप हिंदी का साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो हिंदी साहित्य, व्याकरण और काव्य शास्त्र के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब साक्षात्कार की तैयारी कैसे, ग्रुप स्टडी जानते हो ना आप लोग, जैसे 3-4 विद्यार्थी मिलकर के तैयारी करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि ग्रुप स्टडी में एक्चुअल में क्या होता है कि आप 3 या 4 विद्यार्थी हैं, आपने तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा, एक ने कुछ बताया, दूसरे ने कुछ बताया, तीसरे ने कुछ बताया, चौथे ने कुछ बताया, इस प्रकार से आपका क्या होगा, उसमें मनोबल बढ़ेगा। आपको जैसे जैसे प्रश्न आएंगे आपका मनोबल बढ़ेगा। आप अपने विद्यार्थियों को इस प्रकार से इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो कि 3 सामने बैठे हैं, आप सामने खड़े हो और वो आपसे पूछ रहे हैं, आप उनको जवाब दे रहे हो, लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो, बोर्ड पे कैसे खड़ा हुआ जाता है, बोलने का। कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी पढ़ तो बहुत कुछ सकता है, याद बहुत अच्छे से कर लेता है, परंतु सामने जाके जब खड़ा होता है ना तो बोलती बंद हो जाती है। तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में क्या देखते हैं, वो कॉन्फिडेंस देखते हैं आपका, कि आपको कितना नॉलेज, आप कितना खुल करके विद्यार्थी के सामने खड़े होकर के बता सकते हो, समस्या का समाधान किस प्रकार से कर लोगे उसको, है ना? मतलब उसको एक्सप्लेन किस प्रकार से कर रहे हो आप लोग, उसकी व्याख्या किस प्रकार से कर रहे हो आप लोग, सामने वाले पर प्रभाव किस प्रकार से छोड़ सकते हो आप लोग। समझ रहे हो मेरी बात? इस प्रकार से अपन को ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण बात होती है। अगर आपके पास मान लो ग्रुप स्टडी नहीं है, क्योंकि सभी के पास तो होती नहीं है, महिला विद्यार्थी तो बिल्कुल ग्रुप स्टडी से दूर रहती हैं, घर गृहस्थी वाली होती हैं, और कुछ जॉब में होते हैं, वहां पर भी ग्रुप स्टडी होना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। तो उनको अपने आप से बात करनी शुरू करनी होगी। अपने आप से बात कैसे होगी सर? अपने आप से बात मित्रों यूं होगी कि जैसे आपने कबीरदास जी के बारे में पढ़ा, समझ रहे हो बात को, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद से प्रश्न करना है कि हाँ चल बता कबीरदास जी का जन्म कब हुआ, खुद को ही जवाब देना है 1398 में। तो चल बता कहाँ पर हुआ, लहर तारा में। किसको मिले थे वो, नीरू और नीमा को। पत्नी का क्या नाम था, लोई। पुत्री, इस प्रकार से आपको किस शासक के शासन काल में थे वो, इस प्रकार से आपको खुद से बात करनी है।
समझ रहे हो ना बात को? तो आपका मनोबल ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा, यानी आपके प्रश्न उत्तर सही होते जाएंगे, खुद से खुद प्रश्न उत्तर करोगे, खुद अपने आप में मनन करोगे उन चीजों का, तो धीरे धीरे वो बातें आपकी क्या होती रहेंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होती रहेंगी, उसका जो सार है वो आपके समझ में आने लगेगा, आपका जो भाव है, मन के अंदर छुपा हुआ जो डर है वो बाहर निकल के आएगा, है ना। और यही होना बहुत जरूरी है। साक्षात्कार में बोलना आना चाहिए इंसान को, खड़े होने का तरीका देखेंगे वो लोग, आपके मतलब पर्सनैलिटी है, यानी आपका व्यक्तित्व किस प्रकार से झलक रहा है, किस प्रकार से आप वहां पर उनके साथ बातें कर रहे हो, किस प्रकार से आपका जवाब देने का तरीका है। अगर बाय द वे गलत जवाब निकल भी गया तो कॉन्फिडेंस के साथ में देना, और वहां पर अपने जवाब पर बस वहीं पर रुक जाना। जैसे गलत कुछ निकल भी गया, बाय द वे गलत आपके मुंह से कोई निकल भी जाए, एक्चुअल में क्या हुआ कि एक बार एक विद्यार्थी थे, मेरे मित्र ही थे, वो केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू देने के लिए गए, इंटरव्यू दे दिया, बहुत अच्छा हुआ। तो उनसे अक्सर आपसे भी हो सकता है वो पूछ लें वो सवाल, उन्होंने ये पूछा कि बताइए कोई तुलसीदास जी का दोहा या चौपाई सुनाओ। तो मित्र महोदय ने सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि चौपाई वगैरह ये याद करके जानी पड़ेंगी, वो वहां पर पूछेंगे भी आपसे कि तुलसीदास की कोई चौपाई सुना दो, कोई भी चौपाई, वो ये नहीं है कि वो कहेंगे कि आप ये सुनाओ, आपकी मर्जी से आप कोई भी सुना सकते हो। तो मित्र महोदय ने यूं सुनाया कि ढोल गंवार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब देखिए इस दोहे का जो अर्थ है वो दो तरीके से निकलता है कि ढोल को, गंवार को, शूद्र को और नारी को जितना आप नियंत्रण में रखोगे उतना ही वो काम देंगे। जबकि इसका उल्टा अर्थ ये निकलता है कि ढोल, गंवार, शूद्र और नारी को जितना पीटोगे उतना ही वो काम देंगे। और उसी इंटरव्यू पैनल में क्या थी, एक महिला सदस्य बैठी थी और वो चिढ़ गई और भाई साहब का पत्ता काट दिया। तो ऐसी कोई भी बात नहीं बोलनी आपको जहां पर उनको हर्ट हो, उनको बुरा लगे, उनका दिल दुखे। ठीक है ना, बात समझ रहे हो मेरी? और अब कई विद्यार्थियों को ये भी प्रश्न थे कि सर कोई अच्छी किताब बताओ जिससे कि हम पढ़ सकें, इंटरव्यू की तैयारी कर सकें, यहाँ तक पहुंचे हैं। तो देखिए ये जो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसमें दो तरीके के विद्यार्थी हैं, एक तो सरकारी सेवा में है और एक नहीं है। तो देखिए जो बिल्कुल से बेरोजगार है ना, उनके लिए बहुत ही मतलब कड़ी चुनौती की बात है। वो यहाँ से छलांग लगा करके इस लाइन को उसने छू लिया है। अब इधर आए तो जिंदगी बल्ले बल्ले, वरना तो वापस जाना पड़ेगा। तो जो विद्यार्थी बेरोजगार है ना, उनको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसा आप पढ़ रहे हो, मेहनत किया आपने, आपके सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड है, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में जाइएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, घबराइए मत। बस वहां पर घबरा गए तो ये समझो आपकी नैया डूब जाएगी, अगर घबराए नहीं तो आप आराम से पार कर जाओगे। और जो विद्यार्थी सरकारी सेवा में हैं उनको तो बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ अगर सरकारी सेवा में बंदा है और वो 20 दिन अच्छे से एक बार पढ़ जाएगा ना, ढंग से कोई भी किताब पढ़ो आप लोग, तो वो आराम से असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है वो प्राप्त कर सकता है। जैसी मैंने आपको बात बताई है उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, उस हिसाब से ही आपको सवालों के जवाब देने हैं। अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है, जितना वो पूछें उतना ही आपको जवाब देना है। परसों मेरे पास एक विद्यार्थी का फोन आया था कोटा से, वो एक महिला विद्यार्थी थी। तो जब उन मैंने इससे पहले क्या है कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि मतलब मेरिट का क्या है कि एक वीडियो निकाला था, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम लगी थी उसका वीडियो निकाला था। तो मेरा जो आंकलन था वो बिल्कुल सटीक गया था और उतनी ही मेरिट है। तो उस बच्ची को ऐसे आई थिंक हो सकता है लगा कि शायद इनसे बात करें तो कुछ अपना मनोबल बढ़ सकता है। तो मैंने उस विद्यार्थी को यही बताया था कि आप आराम से पढ़ते जाइए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जब आप पेपर भी पास कर सकते हैं तो इंटरव्यू भी इंसान ही पास करते हैं। कोई मतलब ये नहीं है कि एलियन नहीं आते हैं, दूसरी दुनिया के लोग नहीं होते हैं वो लोग। बस जरूरत है तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की, अपने धैर्य के साथ, संयम के साथ वहां पर खड़े होने के तरीका वगैरह, वो बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ये तो होगी सब्जेक्ट के बारे में। बेसिकली मैंने आपको बता दिया इस प्रकार से तैयारी करनी है आपको। और सब्जेक्ट में मैं आपको बता दूं कुछ और महत्वपूर्ण बातें। जैसे देखिए प्रयोगवाद की अगर आप चर्चा करोगे तो आगे ही है, महत्वपूर्ण कवि हैं। इसके अलावा देखिएगा आप लोग त्रिलोचन हैं, नागार्जुन जी हैं और रामधारी सिंह दिनकर हैं। और इसके अलावा जैसे मतलब आप चर्चा करें तो मतलब छायावाद में अगर देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद है, निराला है, पंत है। आपको अगर मान लो छायावाद से कोई प्रश्न पूछा कि छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है, और आपको बस इतना ही जवाब देना उसमें कि छायावाद का विष्णु है वो पंत को कहा जाता है, बात खत्म। अब अगर वहां पर आप ज्ञान देने लगे सर पंत का जो जन्म हो वो 1900 ईस्वी में हुआ था, कोसनी उत्तरांचल अल्मोड़ा में हुआ था, और उनका देहांत 1977 में हुआ था। उन्होंने चिदम्बरा है, कला और बूढ़ा चांद है, ये वो रचनाएं बताना शुरू कर दिया। उनको इस पे ज्ञानपीठ मिला था, इस पे आप उसको साहित्य अकादमी मिला था।
ये बातें बताने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर वो पूछते हैं कि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, किस रचना मिला, कब मिला, तब ये बातें आपकी काम आएंगी कि उनको मिला था सन 1968 में सबसे पहले चिदम्बरा रचना पे सुमित्रानंदन पंत को। बात खत्म। समझ रहे हैं ना बात? बल्कि आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है, जितना वो पूछें उतना ही जवाब आपको देना है। इसी प्रकार से देखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, मेथिलक्षण गुप्त हैं, श्रीधर पाठक हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओदय, रामनरेश त्रिपाठी हैं, फिर भारतेंदु हैं, राधाचरण गोस्वामी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं। ठीक इसी प्रकार से रीतिकाल में अगर देखा जाए तो पद्माकर हैं, चिंतामणि हैं, बिहारी तो हैं ही हैं, भूषण हैं, इसके अलावा गणानंद हैं, इसके अलावा पद्माकर हैं। और इसी प्रकार से भक्ति काल में सूर, तुलसी, जयसी, मीरा, ये हैं, इनसे संबंधित अच्छे से पढ़ना है अपन को। फिर इसी प्रकार से आदिकाल में अगर देखा जाए तो हेमचंद्र के बारे में, विद्यापति के बारे में, स्वयंभू के बारे में, अब्दुल रहमान के बारे में, ये जो कवि हैं शरैफपाद के बारे में, इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। ये एक्चुअल में क्या है कि ये जितने मैंने आपको 30-35 कवि बताए हैं, जो भी मैंने आपको नाम लिया है, आप लोगों ने भी इतना अध्ययन किया है, आप लोग भी समझते हैं कि कौन सा कवि महत्वपूर्ण है, किसके बारे में अधिकांशतः प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा ढंग से पढ़ लें, उनके रचनाओं के बारे में ढंग से पढ़ लें, और वो जितना पूछें उतना ही आपको जवाब देना है। इंटरव्यू हो सकता है, उतना ध्यान रखना, कम समय में ही उसको क्लियर करने की कोशिश करना। ये नहीं कि उसका समय बढ़ाने की कोशिश मत करना। बढ़ाने की कोशिश यूं ही विद्यार्थी करता है कि पूछता छोटी सी बात है और आप बता देते हैं बहुत बड़ी बड़ी बात। एक बार क्या हुआ कि एक इंटरव्यू में विद्यार्थी से इतना ही पूछा था कि हिंदी का राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है, तो भैया जी ने शुरू कर दिया, हिंदी का राष्ट्रकवि सर मैथिलक्षण गुप्त को कहा जाता है। मैथिलक्षण गुप्त का जन्म 1886 में चिरगांव झांसी में हुआ था, और उसके बाद में इसका मिथिलाधिपति निंदिनी शरण गुप्त उनका मूल नाम था, ये था। इनकी 3 बार शादियां हुई थी, उनको भारत भारतीय, उसके 3 भाग थे, और पता नहीं उन्होंने मतलब 20 मिनट की एक गाथा मैथिलक्षण गुप्त के गानी शुरू कर दी। अब सामने वाला कोई पागल तो है ही नहीं ना, वो भी तो प्रोफेसर ही हैं। तो उन्होंने फिर मैथिलक्षण गुप्त के बारे में ही पूछना शुरू कर दिया, तो भाई साहब का इंटरव्यू घंटे भर का खिंच गया, और भाई साहब उनके नंबर कम हो गए। तो ध्यान रखिएगा, जितना पूछा जाए उतना ही आपको जवाब देना है, ठीक है। अब दूसरी बात, ये राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, तो आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं ना, जिस स्थान से आप अपना ताल्लुक रखते हैं, अपना संबंध रखते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखनी चाहिए। जैसे देखिए, मैं मेरे ऊपर लेके बताता हूँ आपको, मेरा जैसे डिस्ट्रिक्ट है वो झुंझुनू है, और मैं इंटरव्यू के लिए गया, साक्षात्कार के लिए गया, तो मुझे उनको तो पता ही नहीं है किस जिले से आया है, तो वो झुंझुनू के बारे में मुझसे पूछना शुरू करेंगे। तो वो यही पूछेंगे साधारण वे में कि सर झुंझुनू के बारे में कुछ बताओ। तो साधारण सी बातें मुझे बतानी चाहिए कि सर झुंझुनू में हवेलियां खूब हैं, झुंझुनू के उद्योगपति हैं, जैसे टाटा है, सॉरी बिरला है, गोयनका है, ये झुंझुनू से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा झुंझुनू खेतरी में एक तांबा संयंत्र भी है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा तांबा यहीं पर खुदाई होता था। ऐसे 2-4 बेसिक सी बातें मैंने बता दी। अब यहाँ पर मैं ज्ञान देने लग जाऊँ उनको कि हाँ सर झुंझुनू की बावड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, झुंझुनू में विवेकानंद जी आए थे, खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने विवेकानंद जी को नरेंद्र नाथ नाम दत्ता, तो उनको ये नाम दे दिया। ऐसे मतलब कहने का मेरा मतलब है, मैं इस बात को बढ़ा चढ़ा के बहुत बड़ी करने लग जाऊँ, तो वो भी फंसाने शुरू कर देंगे कि भूत बावड़ी कहाँ है बता बेटा, है कि नहीं है, राव शेखा की छतरी कहाँ बता दे। इस प्रकार से वो भी अपन को फंसा सकते हैं। फिर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में अच्छी सी जानकारी रखनी है। वहाँ का लोकसभा सदस्य कौन है, वहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी हैं, वहाँ पर नगर पालिकाएं कितनी हैं, वहाँ पर तहसीलें कितनी हैं। इसके अलावा उसका क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं, हो सकता है पूछ सकते हैं। ऐसी चीज़ें इंटरव्यू में अक्सर बेसिक ही होती हैं। वहाँ का लोकसभा सदस्य कितना है, अपने सब्जेक्ट में घुसे रहते हैं और वो बीच से अलग से निकाल लेता है प्रश्न। तो ये बातें भी अपना जो क्षेत्र है वहाँ से। अब चलो झुंझुनू के बारे में तो मैंने उनको बता दिया, तो वो हो सकता है मुझे फिर थोड़ी देर में आ जाए चूरू की तरफ, फिर आ जाए सीकर की तरफ, शेखावटी के बारे में पूछना शुरू कर सकते हैं। तो अपने जो पड़ोसी जिले हैं, अपन जहाँ से ताल्लुक रखते हैं, अपने जो पड़ोसी जिले हैं उनका भी अपन को ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रकार से आशा करता हूं कि आपको हर एक बात समझ में आई होगी। इंटरव्यू में सबसे पहले अपन को दाखिल होना है, सबसे पहले अपन को उनसे अनुमति लेनी है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अंदर आराम से जा सकते हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर सबसे पहले जाकर के आपको उनको सभी को विश करना है। हो सके तो वहां पर अगर मान लो इंटरव्यू पैनल में मान लो 4 सदस्य का है और वहां पर एक महिला हो, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा महिला को गुड मॉर्निंग मैम, सबसे पहले महिला को करना, आपको बहुत प्रभाव पड़ेगा इस चीज का। फिर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर 4 बार बोलना है। ये नहीं है कि गुड मॉर्निंग मैम और बैठ गए आप लोग, बिल्कुल नहीं है। जब तक वो नहीं कहेंगे 10-15-20 सेकंड आपको इंतजार करना है। हाँ, तुरंत वो बोल तो देते हैं कि सिट डाउन, आप बैठ सकते हो, या फिर आप पूछ भी सकते हो, आपको अधिकार भी है। फिर आपको जैसे ही प्रश्न पूछेंगे ना, तो आपको बैठे बैठे प्रश्न कभी नहीं पूछेंगे, आपको बोर्ड दिया जाएगा बाकायदा, बोर्ड पे खड़ने वाला का तरीका दिए देखेंगे वो लोग। दूसरा, आपने कपड़े कैसे पहन रखे हैं वो देखेंगे आप लोग। आराम से अच्छे से पहन के जाना है, टाई वाई नहीं लगानी है, टाई वाई की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा तड़क भड़क भी नुकसान कर देती है इंसान को। और फिर वो आपका
बोर्ड पे खड़े होने का तरीका देखेंगे, आप बोर्ड पे लिख कैसे रहे हो वो देखेंगे, आपकी मतलब लिखावट कैसी है वो देखेंगे। लिखो बिल्कुल मीडियम साइज के अक्षर लिखने हैं, बिल्कुल एकदम आराम से क्या करना है, सीधी लाइन में लिखना है। ये नहीं है कि यहाँ से गणेश लिखना शुरू किया, ये गणेश यहाँ पर आ गया, है ना, समझ रहे हो ना, ऐसा होता है बोर्ड पे। हंसने की कोई बात नहीं है, ये गलतियां सुधारना अपना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए मैं आपको ये सारी बातें बतला रहा हूं। और इंटरव्यू के लिए कोई कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ग्रुप स्टडी कीजिए। और किताब के बारे में कई विद्यार्थी पूछ रहे थे, तो मैं आपको किताब के बारे में बतला दूं। जैसे सरस्वती पांडे की किताब काफी अच्छी किताब है, वो ऑनलाइन है, वस्तुनिष्ठ है, आराम से उसमें कथन भी अच्छे दिए हैं, चाहे कबीर का हो, सूर का हो, तुलसी का हो, जयसी का हो, किसी का भी देख लीजिए आप, अच्छी किताब है। उसके अच्छे से एक दो बार रीडिंग लगा लीजिए, घबराइए मत। और काव्य शास्त्र के बारे में अगर आप लोग पढ़ते हैं तो ये वाली किताब है ना, काव्य शास्त्र, ये बहुत शानदार किताब है, ये हमारे द्वारा लिखी गई है मित्रों, और ये नोट्स के रूप में है सारी है। इसमें देखिएगा आपको मैं अनुकर्मणिका के बारे में बतला देता हूं। जैसे इस काव्य शास्त्र में देखिएगा, काव्य के लक्षण है, काव्य के हेतु, प्रयोजन है, गुण है, दोष, रीति, रस निष्पत्ति, रसावयव, साधारणीकरण है, फिर छंद, अलंकार है, अनुकरण, यानी पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी है इसमें, क्योंकि व्याख्याता और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए बहुत अच्छी है। तो इंटरव्यू में भी ये आपके बहुत मतलब एक नोट्स हैं ये, तो नोट्स शॉर्ट में होते हैं, आप सभी को पता है। और उन नोट्सों को अगर आप एक बार रीडिंग करके जाओगे तो आपके लिए वास्तव में बहुत ही फायदेमंद होगा। तो एक बार जरूर इस किताब के बारे में सोचिएगा, मार्केट में आपको कहीं से भी ये उपलब्ध हो जाएगी। तो आशा करता हूं हर एक बात आपको आराम से समझ में आई होगी। कॉन्फिडेंस नहीं खोना आपको, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल संयम से, बिल्कुल आराम से जाना है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई बात अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे फ़ोन कॉल मैसेजेस कर सकते हो, और कमेंट भी कर सकते हो आपको वीडियो कैसा लगा और आपका मनोबल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो विद्यार्थी को मतलब दूसरे से सुन के ही उसमें मनोबल आता है, खुद में हालांकि होता है कॉन्फिडेंस से, बट जब दूसरा कोई इंसान कह देता है ना, जैसे हनुमान जी थे, तो हनुमान जी जब लंका में गए ना मित्रों, तो जामवंत ने कहा था कि यार हनुमान तुम उड़ सकता है, उड़ करके जा सकता है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। और हनुमान जी थोड़े से उछले और वो उड़ गए। तो कॉन्फिडेंस अंदर में होता है, अपने इंसान के अंदर होता है, समझ रहे हो ना बात को। तो कॉन्फिडेंस को अपने को जगाओ, घबराओ मत, जितना पूछें उतना ही जवाब दो। तो धन्यवाद दोस्तों, जितना मुझे नॉलेज था इंटरव्यू के बारे में मैंने आपको बिल्कुल साधारण भाषा में बिल्कुल आराम से वही बताइए। फालतू फेंकने वेंकने में कोई आनजानी नहीं है कि कोचिंग ज्वाइन करो, ये कोर्स लो और वो लो और फायदे भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आराम से दो, ईश्वर का नाम लेकर के मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हो, ईश्वर से दुआ है, आशीर्वाद है कि आप आगे भी इस लाइन को क्रॉस करके अपना पद सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।